गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सौमित्रा, शिव, राहुल, अनुष्का, नीरू, पवन, गौतम, गौरी, मनीषा, अतुल, श्याम, सुजीत, पुष्पराज, पुनीत, राहुल, पवन, गौरी, दिनेश, आलोक, श्याम, अतुल, नीरू, दीपिका, वर्षा, शिखा, शिबू, कौशल, प्रिंस, गौतम, अविनाश। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कल हम लोगों ने स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर शुरू किए थे और स्टेटमेंट अजम्पशन को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट अजम्पशन के बाद कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, भाई साहब, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं कार्यवाही। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यवाही। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या कार्यवाही हमें करनी है। ठीक है जी, क्या कार्यवाही हम करना चाहते हैं, ये है कोर्स ऑफ एक्शन। हमें कार्यवाही क्या करनी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोर्स ऑफ एक्शन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एक प्रॉब्लम हमारे सामने होगी। प्रॉब्लम, एक जो स्टेटमेंट होगा ना, जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कथन होगा, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? एक समस्या होगी। एक समस्या होगी। जो भी स्टेटमेंट होगा इस चैप्टर में वो एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। ठीक है। हाँ जी। जो भी स्टेटमेंट होगा इस चैप्टर के अंदर, जो भी कथन होगा इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली मनप्रीत, वो एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारा कोर्स, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, यानी कि इस समस्या का सलूशन क्या है। कोर्स ऑफ एक्शन का प्रैक्टिकली मीनिंग है सलूशन, समाधान। अब हमें बताना है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है रियल लाइफ पर ही बेस्ड चैप्टर है। जो भी कथन आपको दिया जाएगा, जो भी समस्या आपको दी जाएगी, वो समस्याएं होंगी जो आपके वास्तविक जीवन में चल रही होंगी। ठीक है। और जो समस्या का समाधान आपको निकालना है, वो समाधान निकालना है आपको जो रियल लाइफ में संभव हो सके। ऐसा नहीं कोई भी इमेजिनरी सॉल्यूशन बना दो अपने मन से, है। तो इमेजिनरी सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते हैं, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने पड़ते हैं। हम वही सॉल्यूशन देंगे जो रियल लाइफ में पॉसिबल है, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। हाँ जी। कोई भी इमेजिनरी सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते। ठीक है जी। और ये बहुत इजी टॉपिक है। ये सिर्फ ये चैप्टर इसलिए बनाया जाता है, ये चैप्टर इसलिए बनाया गया ताकि आपके माइंड की क्षमता को हम चेक कर सकें कि आप किसी समस्या का समाधान करने लायक हो कि नहीं हो। कल को अगर आप अधिकारी बन जाते हो, कोई ऑफिसर बन जाते हो, और आपके ऑफिस में, एरिया में, कंपनी में अगर कहीं भी कोई समस्या चल रही है, तो क्या आपके माइंड का लेवल उतना है कि नहीं है कि आप उन समस्याओं का समाधान भी निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ। तो बस ये आपके मेंटल लेवल को चेक करने के लिए ही है टॉपिक्स। ये जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपके मेंटल लेवल को चेक कर रहे हैं। क्या आपका इतना भी मेंटल लेवल है कि नहीं है कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। अच्छी बात यह है कि हमें समस्या का समाधान बनाना नहीं है। हमें बनाना नहीं है समस्या का समाधान, समाधान हमारे सामने होगा। हमें तो बस ये देखकर बताना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि नहीं है। बस आपको तो बताना है कि हाँ, ये सोल्यूशन है। क्योंकि जब आप ऑफिसर बनते हो ना, तो आप सोल्यूशन खुद नहीं बनाते, आपके जो नीचे लोग काम करते हैं वो सोल्यूशंस बना के लेकर आते हैं आपके पास। आपको तो बस क्या करना होता है, उनको ऑर्डर देना होता है कि नहीं, हाँ, इस काम को ऐसे करो, ऐसे मत करो, हाँ, तुम सही हो, तुम गलत हो। आपको तो बस जजमेंट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही है। तो वो आपकी जजमेंट पावर यहाँ पर चेक की जाएगी कि आप कितने जजमेंटल हो। हैं, सेंटिमेंटल तो हाँ आप, लेकिन आप देखेंगे कि आप चीजों को जज कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, आप ये पता लगा पाते कि नहीं लगा पाते कि ये समस्या का समाधान है। तो कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब बताओ कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, कौन सा समस्या का समाधान सही है।
पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। वो प्रॉब्लम का सलूशन सही होगा जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली संभव है। समझे? बस वो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही होगा। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं, है ना? हाँ जी। Many people in the city, many people in the coastal town have been suffering from respiratory disease during past few months. ठीक है, पिछले कुछ महीनों से सांस की बीमारी से लोग पीड़ित हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं। अब देखो समस्या तो है। अब पहला सोल्यूशन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों का एक दल भेजना चाहिए। मतलब मेडिकल हेल्थ केयर की वहां पे तुरंत एक टीम भेजनी चाहिए। लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है। अच्छा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि दिस इज ओनली सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये नहीं है इसका मीनिंग कि एकमात्र यही इसका हल है। किसी भी प्रॉब्लम के ढेर सारे सोल्यूशन है, उनमें से ये भी एक सोल्यूशन है ना? एक चीज याद रखना, कोर्स ऑफ एक्शन की हिंदी होती है कार्यवाही। लेट आते हो और बकवास करते हो, लेट आए हो ना? हाँ, तो अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है दिस इज द ओनली सोल्यूशन, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन का मतलब है दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है और भी ऐसे कई सोल्यूशन है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल की टीम तो हमें भेजनी पड़ेगी जहां बीमारी है। दूसरा, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन। देखो सही बात है भैया, जो सांस की बीमारी से पीड़ित है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना? यदि पहला और दूसरा दोनों कार्यवाही अनुसरण करती हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही अनुसरण करती हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देखो, हाल के महीने में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ओके, बहुत भारी गिरावट आ चुकी है। ठीक है, एक टेलीफोन कंपनी है, एक टेलीफोन कंपनी है जिसमें नया टेलीफोन कनेक्शन जो लोग ले रहे हैं उनकी संख्या में भारी गिरावट आ चुकी है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमिटी टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ड्रॉप। सरकार क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर टेलीफोन कनेक्शन कोई नए कोई ले नहीं रहा है तो हमें एक कमेटी तो बनानी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए आखिर हमारे टेलीफोन कनेक्शन बिक क्यों नहीं रहे। दूसरा, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यवाली से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर न्यू स्कीम विद वैल्यू एडेड सर्विसेज टू वू द न्यू क्लाइंट्स। है ना? जियो, आपको पता है ना जियो की स्ट्रेटेजी क्या थी? पता है कि नहीं पता? आज हर इंसान के हाथ में जियो है, और जिस दिन जियो आया था वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था सबके लिए। बट आज हर इंसान के हाथ में जियो फोन है, जियो का सिम है, जियो का कनेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां ऑफर मिलेंगे वहां वहां पर क्लाइंट बढ़ेगा। भाई ऑफर मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ये चैप्टर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है कि रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है ना? रियल लाइफ में क्या संभव है। ये समस्या भी आपके वास्तविक जीवन की होगी और ये सॉल्यूशन भी आपके वास्तविक जीवन के ही होंगे। तो जो रियल लाइफ में हो रहा है, जो वास्तविक जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, बिल्कुल उसी आधार पे इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है ना? यहाँ पर हमें, हाँ, कुछ लोगों के पास नहीं है तो भैया हमारे पास भी नहीं है ऐसे तो जियो का कनेक्शन, बट मेजोरिटी के पास है। जब हम बोलते हैं ना सबके पास, तो उसका मतलब 100% कोई चीज नहीं होती, आपको पता है ना?
मेजोरिटी होती है बस, 100% तो कुछ होता ही नहीं है, मेजोरिटी के पास है तो बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट। तेज गति से जाते हुए ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भैया एक ट्रक जा रहा था, है सलमान रिटर्न, क्यों भाई? और प्रातःकाल लोग सड़क के किनारे सो रहे थे आराम से बेचारे, हैं? और लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, कुचल दिया उनको। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भाई साहब, ये समस्या हुई है कि तेज गति से आते हुए ट्रक ने एक्सीडेंट किया है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट किया। उसने अपनी जो गाड़ी है वो कहाँ चढ़ा दी? अपनी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी, और फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, उनको उन्होंने कुचल दिया। फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, उनको उन्होंने कुचल दिया। अब पहला समस्या का समाधान है, आप उस एरिया के ऑफिसर हो, आप मान लो, है ना, आप थाने में हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप मौके वारदात पे पहुंचे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस समस्या का समाधान के लिए? आप लोगों को मतलब स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे लोगों को, जो लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं, जितने भी लोग सो रहे हैं, पहले तो वहां से सबको भगाओगे। लो भागो यहाँ से, यहाँ कैसे सो रहे हो, यहाँ किसी का सोना अलाउ नहीं है, चलो सबका चालान कटेगा। ओ भाई साहब, पहली बात तो सड़क के किनारे फुटपाथ पे सोना वैसे इलीगल है, लेकिन क्योंकि भारत में इतनी गरीबी है, भारत में इतनी बेरोजगारी है ना, आप दिल्ली में भी निकल जाओगे ना रात को, तो दिल्ली में भी आपको कई हजारों लोग सड़क के किनारे सोए हुए मिलेंगे, कई हजारों लोग। हालांकि वो वैसे बाय डिफॉल्ट इलीगल है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो इलीगल है ही सड़क के किनारे सोना। लेकिन ये अभी जो समस्या घटित हुई है, उस समस्या का थोड़ी ये कोई समाधान है। ये जो अभी समस्या घटित हो गई है, उस समस्या का ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से इलीगल है। लेकिन जो हजारों लोग सड़क के किनारे सोते हैं, वो तो सोते ही हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। दूसरा, तेज गति से, हाँ, आप तुरंत ड्राइवर को पकड़ने की कोई नीति अपनाओगे, ड्राइवर को पकड़ोगे, हिरासत में लोगे और उसको सजा दिलवाओगे तुरंत, है? यही तो समस्या का समाधान है उस समय, कि आप ड्राइवर को पकड़ो जिसने एक्सीडेंट किया। हाँ जी। रेन बेटा सोने की व्यवस्था है, रेन बसेरा बने हुए हैं दिल्ली में, कई सारे रेन बसेरा हैं जहां लोगों को सोने की सुविधा भी है। लेकिन फिर भी बेटा हर चीज की कमी है, बहुत गरीबी है भारत में, बहुत लोग हैं जो सड़क के किनारे सोते हैं। दिल्ली में आप निकलोगे तब आपको एहसास होगा, तो आप कितना भी कुछ कर लो, वो संख्या कम नहीं हो सकती, समझ रहे हो। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है। पता है क्या ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट जो भी काम करती है, वो काम एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहले आपको पता है, आज से कई साल पहले, है ना, जैसे हम आप एग्जाम देकर आए, कोई भी आप एग्जाम देकर आए सरकारी नौकरी का, तो पता है क्या लिखा आता था? सॉरी, बस, ट्राई अगेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब आप क्यों फेल हुए, किस रीजन से फेल हुए, कोई नहीं बताता था। आपकी रैंक, आप कोई एग्जाम देकर आए, आईआईटी का एग्जाम दिया, आपकी रैंक आई 2 लाख, बस, रैंक 2 लाख है तो 2 लाख है, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको लग रहा है मेरी रैंक आनी चाहिए थी 200 और आ गई 2 लाख, तो बस 2 लाख आ गई तो आ गई, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में अगर आप कोई एग्जाम देकर आते हो, तो आप हर एक सिंगल क्वेश्चन के बारे में पता लगा सकते हो, अपना पूरा स्कोर चेक कर सकते हो। मतलब आरटीआई जो एक्ट है, उसके थ्रू हम हर चीज सरकार से जान सकते हैं, हर चीज, है ना। हमारे साथ सरकार ने क्या किया, सरकार पूरी ट्रांसपेरेंट होगी हमारे साथ आरटीआई के थ्रू, और वो हर चीज हमें बताएगी। पहले नहीं बताते थे, बट अब नहीं है ऐसा, अब किसी से कुछ छुपा नहीं है। तो इसी के लिए बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा। तो पहला है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपॉइंट अ टास्क फोर्स टू वर्क आउट द मॉडलिटीज। व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुरंत व्यवस्था करे ऐसी सरकार। द गवर्नमेंट शुड अपील टू द एपेक्स कोर्ट टू रिकंसिडर दिस डायरेक्टिव। मतलब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनः विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। गवर्नमेंट को बोले सुप्रीम कोर्ट से, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से गए कि आप पुनर्विचार कर लो।
क्या बोले गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को कि आप पुनर्विचार कर लो जो आपने हमसे बोला है, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को उल्टा कह दे तो ये समस्या का समाधान थोड़ी है कोई। भाई समस्या का समाधान निकालना है हमें। अगर वो कह रही है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को कि दोबारा सोचो अपने स्टेटमेंट को, तो ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक है जी। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है। देयर हैज बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एडमिशन। देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने एक स्कूल खोला अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में, अपने एरिया में, लेकिन आपकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है कि लोगों को आप पर ट्रस्ट है कि आप जो करोगे वो सही करोगे, तो आपने स्कूल खोला और आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड। देखो जब हम कोई भी कॉलेज स्कूल खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो सरकार ना पहले से ही हमें परमिशन देती है कि हम हर क्लास में इतने ही स्टूडेंट से एडमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आपने कोई स्कूल खोला है ना, तो पहली कक्षा में आपको परमिशन मिली सरकार से 100 बच्चों के एडमिशन लेने के लिए, 50 बच्चों के एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आपकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है कि 50 की जगह 500 पेरेंट्स आ गए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कि मैं भी कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, तो एडमिशन अपने बच्चे का इसी स्कूल में, वरना नहीं कराऊंगा। अब पांचों आपके नोन नोन में है ना, 500 आपके नोन में है, 500 के 500, और जबकि सीट है सिर्फ 50। अब आपके सामने समस्या आ गई है कि अब क्या करोगे, आप किस 50 बच्चों को एडमिशन कराओगे 500 में से। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालोगे। द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तुरंत वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लिखते हैं। स्कूल अथॉरिटी क्या करे, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख दे, एक छोटा सा टेस्ट रख दे। जो जो बच्चे इस टेस्ट में क्वालिफाई होंगे सिर्फ वही बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। आज के जमाने में भीड़ ऐसी तो छांटी जाती है। भीड़ को कैसे छांटते हैं, ऐसी तो छांटते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया किसी भी चीज का हो सकता है, वो एज का भी हो सकता है, वो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है ना, वो बच्चे के टेस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा है द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन एन। अरे तुम कहोगे अबे टेंशन ना लो, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 500 क्या 5000 आएंगे, चिंता मत करो। मैं अभी दूसरा स्कूल खोल रहा हूँ 2 दिन में, वहां आ जाना तुम लोग। मैं अभी तीसरा स्कूल खोल रहा हूँ, वहां आ जाना। तो भाई साहब स्कूल खोलना मजाक थोड़ी है कि 2 दिन में दूसरा स्कूल खोल देंगे, वहां अपने बच्चे के एडमिशन करा लेंगे। तो ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहली ही कार्यवाही अनुसरण करती है। केवल पहली ही कार्यवाही अनुसरण करती है। चलिए नेक्स्ट। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल has ordered that all the students must strictly follow the dress code given by the college authority in the admission brochure। ठीक है जी। हाँ जी। अब दिक्कत ये है कि कॉलेज में ना बच्चे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे। कॉलेज में बच्चे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या है। भाई साहब ड्रेस कोड फॉलो होना चाहिए, लेकिन बच्चे ड्रेस कोड को फॉलो ही नहीं कर रहे। अब क्या करें। अब भाई साहब ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे तो समस्या तो है, अब समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वॉलेट द ड्रेस कोड शुड बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। मतलब जो बच्चे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे, निकाल फेंको उन्हें कॉलेज से, निकाल फेंको। ओ भाई साहब, हम अगर कॉलेज से निकाल फेंकने लगे तो एक दिन तो पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। दूसरा, द स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वॉलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी रिप्रिमांडेड एंड बी वॉर्न अगेंस्ट फॉर वॉयलेशन। हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चे ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते पाएंगे उन्हें पकड़ लो, मुर्गा बनाओ, उन्हें पीटो और उन्हें वार्निंग दे दो। अगर आज के बाद तूने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया ना तो उठा के फेंक दिए जाओगे। तो ये बिल्कुल सही है, वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग वार्निंग तो देनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्निंग तो देनी ही पड़ेगी, बिना वार्निंग के कैसे काम चलेगा है।
रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया और पूरे दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। ओहो, हैं? The railway have decided to repair the main track within the city on the following Sunday and have decided to suspend operation for the whole day। देखो दिक्कत क्या है रेलवे के सामने ये दिक्कत है। रेलवे ने क्या किया है कि उसको ना अपने मेन ट्रैक की रिपेयर करना है, उसको अपना मेन ट्रैक रिपेयर करना है ना। जितनी भी स्टेटमेंट है वो एक प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर, और जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो सोल्यूशन है। आपको बस ये देखना है प्रैक्टिकली कौन सा सोल्यूशन सही है ना। और वो एकमात्र सोल्यूशन नहीं होगा, उस जैसे कई सोल्यूशन और होंगे। हमें बस देखना है हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो रेलवे को अपना मेन ट्रैक रिपेयर करना है। अब जब मेन ट्रैक रिपेयर करना है तो जो ट्रेन का शेड्यूल है वो तो बेटा खराब हो जाएगा। ट्रेन अपने अपने टाइम से लेट चलने लगेंगी, समझ रहे हो। तो अब रेलवे क्या करे? द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर। भाई सही बात है, रेलवे जो है पहले से ही आगाह कर दे अपने पैसेंजर को कि संडे को ना रेल की पटरी की मरम्मत होगी, तो हो सकता है ट्रेन की स्थिति आवागमन में थोड़ी असुविधा हो, इसीलिए हमें खेद है। इसका मतलब जिन लोगों को जरूरी काम है कम से कम वो उस दिन बस का यूज करें, है ना, वो रेलवे का यूज ना करें, वो किसी अदर ट्रांसपोर्ट का यूज कर ले। तो ये तो अच्छी बात है कि वो पहले से हमें, तो सही बात है, ये समस्या का एक समाधान है, पहले से हमें नोटिफिकेशन मिल जा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है मरम्मत के समय दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है ना उनको रोक दो। रुक जाओ भैया, कार्य प्रगति पर है, ऐसी क्या जल्दी है तुम्हें? है, रुको, आराम फरमाओ। भाई साहब, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेन होती है ना उनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर कोई ट्रैक रिपेयर हो रहा है तो जो लोकल ट्रेन होती हैं, स्थानीय जो रेलगाड़ियां हैं, है ना, उनको हम रोका राखी कर सकते हैं उनकी। क्यों? क्योंकि जो लोकल ट्रेन है ना उसका ऑप्शन तो बस भी है ना। जैसे दिल्ली से अलीगढ़ ट्रेन चल रही है लोकल, तो मान लो दिल्ली से अलीगढ़ कोई रेलवे ट्रैक रिपेयर हो रहा है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी ना हम उनको नहीं छेड़ेंगे, हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन जो लोकल ट्रेन है उनको छेड़ देंगे, उनका ट्रैक हम डाइवर्ट कर देंगे, ताकि शॉर्ट डिस्टेंस अगर कोई दिक्कत आ रही है तो लोग बस से चले जाएं, है ना। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को, अब मान लो कोई ट्रेन आ रही है हैदराबाद से, है ना, हैदराबाद से आई है निजामुद्दीन और वो मथुरा होती हुई आ रही है, हैदराबाद से मथुरा, मथुरा से निजामुद्दीन। अब भाई साहब मथुरा में रिपेयर का काम चल रहा है, तो मथुरा वाले उस ट्रेन को वहीं रोक दें, बेटा रुक जाओ तुम 8-10 घंटे बाहर। बेचारे 2 दिन से तो वो चलते हुए आ रहे हैं हैदराबाद से, और उनको मथुरा के बाहर भी 7-8 घंटे रोक दें, फिर उसको निजामुद्दीन पहुंचाएं, तो ये नहीं हो सकता ना। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, उनके लिए तो हमें बाईपास बनाना पड़ेगा, है ना। अगर वो मेन ट्रैक से नहीं आ पा रही है तो दूसरे ट्रैक को हमें खाली छोड़ना पड़ेगा। भले ही जो मथुरा की लोकल ट्रेन चल रही है, मथुरा से निजामुद्दीन की जो लोकल ट्रेन चल रही है उसको रोक देंगे हम, है ना, उसको उस दिन हम रद्द भी कर सकते हैं। क्योंकि मथुरा से निजामुद्दीन तो लोग बस से भी आ जाएंगे, लेकिन हैदराबाद से निजामुद्दीन थोड़ी लोग बस से आएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को हम शहर के बाहर नहीं रोक सकते। अब कुछ बच्चों का दिमाग था जो दोनों ही ऑप्शन को सही बता रहे थे, मतलब इसको भी सही बता रहे थे। अब मेरे को समझ नहीं आया कि उनका माइंड कैसे वर्क कर रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को भी बाहर रोक दे रहे हैं। क्या सोच रहे हो आप? हैं भाई, कैसे तुम समस्या का समाधान निकालोगे अपने जीवन में? कैसे तुम अधिकारी बनोगे? तुम तो सबकी लंका लगा दोगे अधिकारी बन गए तो, हैं? क्यों भाई, आप कैसे अधिकारी बनोगे? आपके सामने समस्याएं आएंगी और आप उस समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे हो, और उल्टे सीधे समस्या के समाधान बता के सही बता रहे हो कि हाँ ये भी सही है, ये भी से कर दो, ये भी सही है, ये भी कर दो। तुम तो लोगों की लंका लगा दोगे, हैं? तुम तो सिस्टम का पूरा नाश कर बैठोगे। हाँ जी, जो बच्चे कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं बता पा रहे हैं, जो गलत कोर्स ऑफ एक्शन को भी सही कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं, है ना। देखो, दो चीजें हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट है। पहले वो स्टूडेंट जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, वो तो ग्रेट। दूसरे वो बच्चे हैं जो सही कोर्स ऑफ एक्शन को गलत बता रहे हैं, गलत को तो गलत बता ही रहे हैं लेकिन वो सही को भी गलत बता रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ी सी मतलब ठीक है, इनका दिमाग, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सही को गलत बता रहे हैं कोई बात नहीं, वो आगे जाके सुधर जाएंगे जैसे जैसे दुनिया देखेंगे। जैसे उनपे थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, बस उनकी नॉलेज की कमी है, जैसे जैसे उनको नॉलेज मिलेगी वो
सही को सही बताने लग जाएंगे। अभी फिलहाल वो सही को गलत बता रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनमें इतना नॉलेज नहीं है उनके, उनको अभी प्रैक्टिकल लाइफ का, रियल लाइफ का भी उनको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट हैं, जो सही को तो पता नहीं गलत बता रहा है सही बता रहा है, लेकिन जो गलत को भी सही बता रहा है, जो गलत कोर्स ऑफ एक्शन को भी सही बता रहा है, वो बच्चे भाई साहब बड़े खतरनाक हैं। उनसे ही सिस्टम को बचना है। वो सिस्टम की लंका लगा देंगे। जो गलत कोर्स ऑफ एक्शन को सही बता रहा है, वो थोड़े खतरनाक बच्चे हैं। सही को गलत बताने वाले तो सुधर जाएंगे, उनको थोड़ा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, वो सुधर जाएंगे। वो फिर सही को सही बताने लगेंगे, गलत नहीं बताएंगे। लेकिन जो गलत को सही बता रहा है, वो बच्चों का भैया दिमाग, वो वाले बच्चे हैं जिनसे कहते हैं ना, जिनके माँ बाप उठो तो वो बैठेंगे, बैठो तो उठेंगे। उनके माँ बाप कहेंगे ना बेटा ये मत कर, अब तो मैं यही करूंगा। वो जिद्दी बच्चे हैं। हाँ जी। तो भैया उस कैटेगरी के स्टूडेंट मत बनो। आतंकी मत बनो। हैं, तुम आतंकवादी कैटेगरी के हो। चलिए। शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा गति से मोटर चलाते पाए गए। है ना। शहर के जो भीतर है हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा गति में मोटर चलाते हुए पाए गए। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीड, आपको पता है ना कि इस हर शहर में, ठीक है, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, कोई भी व्हीलर हो, उसकी जो लिमिट है, स्पीड लिमिट होती है कि 40 की स्पीड पे ही आप चल सकते हैं, यहाँ पर 20 की स्पीड पे ही चल सकते हैं, यहाँ पर 60 की स्पीड पे ही चल सकते हैं। तो जो हमारी स्पीड होती है वो फिक्स होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भैया उल्लंघन करते हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं। हाँ जी। चलिए साहब, पी लिया पानी भैया, पी लिया। हाँ। तो शहर के भीतर हाईवे पे ड्राइव करने वाले बहुत से लोग हैं, वो अपनी आदत से मजबूर हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। भाई साहब ये कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें, मतलब हर एक बाइक वाले को, हर एक कार वाले को व्यक्तिगत पर्सनली मॉनिटर करे। जैसे मान लो एट ए टाइम रोड पे 5 मिनट में 50 बाइक निकली है, तो हर बाइक को पर्सनली मॉनिटर करे। ये बाइक की स्पीड, ओए रुक जा रुक जा, ओ तू भी रुक जा, तू भी रुक जा, तू भी रुक जा, तू भी रुक जा, सबको रोक ले। तो हाउ इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली संभव है? ये बताओ सोचकर। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त,
पर्सनली मॉनिटर करना, व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना संभव ही नहीं है। भैया 1 घंटे में हजार हजार गाड़ियां निकल जाती हैं रोड से। हर एक गाड़ी को पर्सनली मॉनिटर कैसे करेगा ट्रैफिक पुलिस वाला? कितने ट्रैफिक पुलिस वाले तुम बैठाओगे? 500, 1000, 10,000 है? जितनी देर में वो एक बाइक वाले को पकड़ के बातचीत करेगा ना, इतनी देर में तो 10 और निकल जाएंगी बाइक। फिर क्या कर लोगे तुम? है? कैसे पर्सनली मॉनिटर कर लोगे? नहीं कर सकते। है? चलिए दूसरा, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड पनिश अर्निंग। हाँ ये सही है। एक ऐसी मैकेनिज्म बना दे कि कैमरा लगा हो सामने, अब चाहे 50 बाइक निकले, चाहे 5,000 निकले, चाहे 10,000 निकले, हर एक की इंडिविजुअल स्पीड नोट हो जाएगी। जैसी कोई ओवर स्पीड होगा तुरंत घर चालान पहुंचेगा। और ये तो हो ही रहा है। दिल्ली में जगह जगह पे स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं जो दूर से ही आपकी स्पीड को कैप्चर कर लेते हैं। 100 गाड़ियां भी एक साथ आ रही हैं, उनमें कौन गाड़ी ओवर स्पीड है तुरंत कैप्चर हो जाता है, तुरंत आपके घर चालान। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, एक बीपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं, बीपीओ में बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, है ना? बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था एक बीपीओ कंपनी में लोगों के साथ, जिसके चलते भाई साहब सब अपनी जॉब छोड़ के चले गए। भाड़ में जाए ऐसी जॉब, रख अपने पास अपनी जॉब, मुझे नहीं करनी ऐसी जॉब, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है ना? हमारा जब हम नए नए होते हैं ना, जब हम पहली नौकरी करते हैं, तो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब इतनी रेस्पेक्ट चाहिए होती है हमें कंपनी से जितनी जिंदगी में घर वालों ने ना दी हो। घर वाले चाहे जूता मारते हो हमारे, हैं, हमारे रिश्तेदार चाहे हमें गाली देते हो, लेकिन हम जब पहली जॉब पे जाते हैं ना, तो वहां हम ऐसी रेस्पेक्ट की कामना करते हैं कि बस आरती उतार के तुम्हें कंपनी में बैठाया जाए। तो लोगों को हर्ट हो गया, लोगों को हर्ट हो गई उनकी बातें, कंपनी के जो रूल्स से वो लोगों को हर्ट होने लगे। क्योंकि अक्सर बीपीओ में वही जाता है जिसकी लाइफ की पहली नौकरी होती है, जिसको कुछ मिल नहीं रहा होता है, और वहां पे जाके उसको उसकी खिंचाई कर दी जाती है? वर्कलोड इतना हैवी होता है कि बस वो पेल दिया जाता है। तो बस वही लोग डर गए, कह रहे हैं ये तो बहुत गलत हो रहा है, कंपनी में बहुत गलत हो रहा है, हम तो बहुत इज्जतदार लोग हैं, हमारी इतनी बेइज्जती कैसे कर दी? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। सरकार तुरंत आदेश दे, बंद करो ऐसी कंपनी को जो एम्प्लॉयज को ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, एम्प्लॉयज की सुन नहीं रही है? सिर्फ 10,000 रुपए दे रही है, देने चाहिए 50,000 रुपए महीने, बंद कर दो ऐसी कंपनी। तो भाई साहब प्राइवेट कंपनी है, उसके रूल्स कुछ भी हो, आपको एक्सेप्ट है तो आप नौकरी करो, नहीं है तो अपने घर बैठो। इसमें सरकार क्या करेगी तुम्हारा? क्यों भाई, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार थोड़ी कुछ करेगी। द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू सम अदर प्लेसेस टू कंटिन्यू। देखो बीपीओ कंपनी का मालिक सोचे, अरे सुनो, ये तो दिल्ली है, यहाँ के लोग तो बहुत खराब हैं, ये तो बहुत तेज लोग हैं दिल्ली, चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ खोलते हैं अपनी कंपनी, वहां के लोगों से काम कराएंगे। और भाई साहब दिल्ली हो चंडीगढ़ हो, लोग हर जगह एक जैसे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वहां के लोग वो वैसे, वहां के लोग वैसे। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोगों की थिंकिंग मेंटेलिटी तो सब कुछ एक जैसी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो बात अलग है, लेकिन लगभग लगभग मेंटेलिटी एक जैसी है। तो ऐसा सोचना भी इनका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। दूसरे के खोलने से थोड़ी कुछ काम चल जाएगा। हाँ देखो कुछ बच्चे थे, देखो मैंने कहा ना, जो बच्चे गलत कंक्लूजन को, जो बच्चे गलत कोर्स ऑफ एक्शन को सही करा दे रहे हैं, वो बड़े खतरनाक बच्चे हैं, वो आतंकवादी किस्म के लोग हैं। जो सही को गलत करना एक अलग चीज है, लेकिन गलत को भी सही कर दे रहे हो, जैसे कुछ बच्चों ने कर दिया है इसको सही। है वो तो ले जाएंगे अपनी कंपनी उठा के दिल्ली से चंडीगढ़, वहां भी उनका यही हाल होना है। फिर चंडीगढ़ से शिमला पहुंचेंगे, वहां भी उनका वही हाल होगा। शिमला से जम्मू पहुंचेंगे, वहां भी उनका वही हाल होगा। जम्मू से कन्याकुमारी पहुंचेंगे, वहां भी वही हाल होगा, और कंपनी का बेड़ा गर्क करा देंगे ऐसे लोग, हैं? तो भाई साहब आपको कंपनी को बोलना है कि अपने रूल रेगुलेशन चेंज कर लो, अपनी पॉलिसी चेंज कर लो, तब जाके लोग काम करेंगे। दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, है, चाहे घूमो दिल्ली, चाहे घूमो, क्या था वो गाना, चाहे घूमो दिल्ली, चाहे घूमो आगरा, ठीक है? हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपनी पॉलिसी चेंज करो। देखो कुछ लोग हैं जो बेड़ा गर्क कराने पे तुले, तो कह रहे थे सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन सही है सर, ये सही है, दूसरी जगह खोल लो कंपनी, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
संस्था के प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए, है ना। घूमो चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, है। तो द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है देखो भैया, दिक्कत है कंपनी में, कुछ हरामखोर लोग हैं जो आते ही नहीं है टाइम पर, है ना। 10 बजे तो वो अपने घर से निकलते हैं, 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 5:30 बजे तक रुकना है लेकिन 4 बजे ही भाग जाते हैं। तो कंपनी का ओनर परेशान है, क्या करे वो। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई सच एम्प्लॉय हु मे नॉट फॉलो द टाइम शेड्यूल। सही बात है। सबसे पहले तो मैनेजर उन लोगों को पकड़ ले, पहचाने कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं जो मेरा टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे। तो वो कैसे पहचानेगा, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाओ कंपनी में। भैया बायोमेट्रिक सिस्टम लगाओ तभी तो पहचान पाओगे तुम, और कैसे पहचानोगे बिना बायोमेट्रिक सिस्टम। तो एक सिस्टम लगा ली, एक मैकेनिज्म हमने लगा दी। दूसरा है, ऑल सच एम्प्लॉय हु आर फाउंड टू फेलिंग टू मेंटेन द शेड्यूल शुड बी समरली सस्पेंडेड। ये कह रहे हैं जो लोग ऐसा करते हुए पाए जा रहे हैं ना, उनको सस्पेंड कर दो। लेकिन सस्पेंड बेटा कैसे कर दो, पूरी तरीके से नहीं, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लातों के भूत है ना, वो मानते नहीं है। हाँ जी। तो भैया मैं कहा था, मैं यहाँ था। लातों के भूत है, बातों से ही मानते। अगर आप उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड नहीं करोगे ना, तो वो सुधरेंगे नहीं, है ना। आपको कुछ दिन का सस्पेंड का मतलब है उनकी कुछ सैलरी काटनी पड़ेगी, 2-4 दिन घर बैठाना पड़ेगा, तब जाके वो सुधरेंगे। ये परमानेंट सस्पेंड करने की बात नहीं हो रही। हाँ जी। जयदीप सर ने बताया था कि आप रोहित शर्मा की तरह खेलते हैं। अरे भाई साहब, हम आपको बता चुके हैं, हम रोहित शर्मा की तरह नहीं खेलते। हम रोहित शर्मा ही हैं। प्ले ग्राउंड पे हमें रोहित शर्मा के नाम से बुलाते हैं, और करियर प्लेटफॉर्म पर हमें पीयूष वार्ष्णेय के नाम से लोग जानते हैं। हम ही है रोहित शर्मा। ठीक है जी। हाँ जी, बस हमने थोड़ा सा पेट कम करके आते हैं यहाँ पर जब आते हैं, और वहां जब पहुंचते हैं तो थोड़ा पेट अपना बढ़ा लेते हैं। सर टीचर्स हो तो आप जैसे जो टेररिस्ट को भी पढ़ा सकते हो। पिछले 2 सप्ताह में एक कॉलोनी में डकैती और घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। भाई साहब, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। अब वैसे भी बेटा ठंड के दिन है, ठंड के मौसम में पहले तो बहुत चोरियां हुआ करती थी, हैं। बहुत चोरियां हुआ करती थी। हाँ जी। द लोकल पुलिस स्टेशन पर्सनली शुड स्टार्ट पेट्रोलिंग द ऑब्वियस सी बात है भैया। देखो पहले ना पेट्रोलिंग कितनी कम होती थी। आज के समय में आप देखते होंगे कि आपके घर के आसपास रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे कहीं ना कहीं आपको पेट्रोलिंग होती हुई सुनाई देती होगी। पहले तो पुलिस वाले नजर ही नहीं आते थे, पूरी रात रात भर सिर्फ एक चौकीदार नजर आता था, जागते रहो सीटी बजाता रहता था। हैं? जो जैसे ही चोर आता था सबसे पहले वही छुप जाता था। तो पहले तो वो घूमता था, लेकिन आजकल पेट्रोलिंग बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बढ़ गया, कम से कम, है ना। पेट्रोलिंग होने से बहुत कम क्राइम होता है रोड पे। अगर जो लोग क्राइम करने की सोच भी रहे होते हैं ना, तो वो डर की वजह से करते नहीं है, है ना। तो क्राइम कम होगा, पर्सनली पेट्रोलिंग होगी। तो दूसरा है, आप पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करना चाहिए कि वे रात में घरों को छोड़कर कहीं ना जाए। मतलब पुलिस अधिकारी बोले, भैया कहीं मत जाना घर छोड़ के प्लीज, हम कुछ ना कर पाएंगे अगर पुलिस आ गई तो, वो चोर आ गए तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, अपने सामान की जिम्मेदारी
खुद उठाएं। है? हाँ क्यों भाई? तो पुलिस लोगों से आग्रह करे कि अपने घर की सुरक्षा खुद करें। हम नहीं कर पाएंगे कुछ भैया, हमें माफ कर दो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हाँ जी, ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। ये तो एक सीधी सी एडवाइस दे दी है पुलिस वालों ने। एक छोटी सी एडवाइस है, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये एडवाइस सॉल्यूशन कंसीडर नहीं होगी, ये सिर्फ एक सलाह ही कंसीडर होगी। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी एडवाइस है। ठीक है? हाँ जी। 8 दिसंबर की पीएनजी लगवा दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट की प्लीज। 8 दिसंबर की पीएनजी नहीं अपलोड है क्या? 6 जनवरी चल रही है। चलिए साहब, नेक्स्ट। 8 दिसंबर को क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, पहले ये चेक कर लो। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। देखो भैया, कल का मैच देखा था। सबकी लंका लग जाती है एक लाइन से, मतलब कोई खेलने को राजी नहीं। हम्म। श्रीलंका जैसी टीम के साथ, श्रीलंका जैसी टीम बोलना गलत बात है, लेकिन फिर भी श्रीलंका है उसके सामने, है कैसे पहला मैच जीते, रो रो के जीते। कल का मैच भी हार ही गए थे ये। मतलब कल का मैच भी स्टार्टिंग से ही हार गए थे, बीच में थोड़े बहुत रन बना दिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये जो प्लेयर्स हैं, अब ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो इन्हें करनी नहीं, इन्हें बस पैसे से मतलब है। आईपीएल होने दो, फिर देखो कैसे छक्का चौके मारेंगे। फिर कोई नहीं रोकेगा। आईपीएल में कोई फ्लॉप नहीं होगा, आईपीएल में कोई चोटिल नहीं होगा, आईपीएल में किसी को रेस्ट नहीं करना होगा। आईपीएल में सारे प्रैक्टिस करेंगे, सारे छक्के मारेंगे, सारे चौके मारेंगे। क्यों? वहां करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। यहाँ इतना पैसा मिल नहीं रहा, तो यहाँ अपनी मौज में है। हाँ, बस एडवर्टीजमेंट करने चले जाते हैं यहाँ तो। यहाँ तो उनको एडवर्टीजमेंट करवा लो जितने चाहे उतने। तो यही कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये अपनी अपनी उस पर ध्यान नहीं दे रहे गेम पर, ये पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं आजकल के क्रिकेटर। ये समस्या है ना। अब पहला सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब जो सरकार है ना, वो आईसीबी का पैसा रोक दे। जो अलग अलग एडवर्टीजमेंट करके स्पॉन्सरशिप लेके ये जो पैसा कमा रहा है ना क्रिकेट बोर्ड, उस सब पे रोक लगा दे सरकार। कि बहुत तुम ऐड कर रहे हो पेप्सी का और इसका के उसका, ये सब रोक लगा दे। है ना? द गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर। बेटा क्रिकेट प्लेयर पे भी रोक लगा दे। कोई कहीं नहीं पैसा कमा सकता, कोई किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। तुम चुपचाप क्रिकेट खेलो, तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलने का, और उसके अलावा तुम कोई काम नहीं करोगे। सरकार बोले किसको? क्रिकेटर्स को। भाई साहब, कोई कंपनी, कोई इंसान कितना भी पैसा कमाना चाहे कमा सकता है, कहीं से भी कमाना चाहे कमा सकता है। उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो टैक्स मांगेगी, वो टैक्स पे कर रहे हैं, बस खुश सरकार। सरकार को क्या लेना देना है? सरकार को क्या लेना देना? सरकार थोड़ी कोई इन्वॉल्वमेंट दे सकती है, ना किसी कंपनी को, ना किसी आदमी को रोक नहीं सकती सरकार। है उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी वो करें हम। सरकार को क्या लेना देना इससे? सरकार को क्या लेना देना इससे? सेकंड लास्ट क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की। लेट मी चेक। 8 दिसंबर है ना? एक सेकेंड, चेक कर लेते हैं पीएनजी अपलोड है कि नहीं है, वरना तुम खून पी जाओगे। कुछ होते हैं बच्चे जो बिना खून पिए मानते नहीं है। नोट्स क्लास पीएनजी 8 दिसंबर। हाँ, 6 के बाद सीधा 9 दिसंबर की पीएनजी डली हुई है। 8 दिसंबर की पीएनजी नहीं डली हुई। अब मैं चेक कर लूं 8 दिसंबर को क्लास हुई भी थी कि नहीं हुई थी। 8 दिसंबर को 54 मिनट की क्लास हुई है। तो भाई साहब ये पीएनजी अपलोड क्यों नहीं है? अच्छा, चलो, हो गया तुम्हारा काम, जाओ मौज करो तुम।
हाँ जी, चलिए साहब। तो उत्तरीय क्षेत्र में बहुत से लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी से ग्रसित हो गए। भाई साहब, जल से बीमारी फैल रही है। समस्या समस्या समस्या, बीमार हो रहे हैं लोग पानी पी पी कर। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, नगर निगम द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड एडवाइज पीपल लिविंग इन द एरिया नॉट टू यूज वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये कह रहे हैं भैया पानी पी मत लेना, पानी पी मत लेना गलती से भी। हाँ, जो पानी तुम्हारे पास आ रहा है, मतलब ये तो वो काम हो गया कि पीयूष सर पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मैं पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं वो प्रैक्टिस मत कर लेना, वो सब गलत पीडीएफ है। हाँ जी, तो ये समस्या का समाधान है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी या क्लास नोट्स दिए या मैंने अपनी बुक दी और मैंने आपसे कहा मेरी बुक मत खरीदना, वो तो बेकार बुक है, उसमें तो कंटेंट ही बेकार है। तो ये समस्या का समाधान है कि नहीं, ये बताओ सर। ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। आप कह रहे हो, आप पहले नोट्स दे रहे हो फिर कह रहे हो इन नोट्स से मत पढ़ो। हैं आप सर पूरी क्लास ले गए और फिर कह रहे हो अरे जो आज मैंने पढ़ाया वो सब गलत पढ़ाया, उसको मत पढ़ता। मतलब नगर निगम पानी भी दे रही है फिर कह रही है इसको पियो मत। है, पानी दे रही है लेकिन कह रही है पियो मत। ये कोई समस्या का समाधान है? ये सिर्फ एक वो एडवाइस है जो सिर्फ एक एडवाइस की तरह कंसीडर होगी। जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया रात को अपना घर छोड़ के मत जाओ, अपने घर में ही रहो। तो वो समस्या का समाधान नहीं है, वो सिर्फ एक एडवाइस है जो एडवाइस की तरह लेनी है। ये भी एक एडवाइस है जो एडवाइस की तरह लेनी है, लेकिन इससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम उस पानी को यूज कर सकते हैं, उसमें हम दवाई मिला देंगे, उसको हम पानी को बॉईल कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप खराब पानी को बॉईल कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको ठंडा कर लो, उसमें दवाई मिला लो, पोटेशियम परमैंगनेट शायद मिलाते हैं, फिटकरी भी मिलाते हैं। तो वो सब मिला मिलू के हम उसको पीने योग्य बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो फिर हम कह रहे हैं भैया पियो ही मत तुम, तो गड़बड़ है ना। हाँ जी, द लोकल हॉस्पिटल शुड बी पुट हाई अलर्ट। देखो भैया ये तो है, लोकल हॉस्पिटल को तुरंत हाई अलर्ट पे रखना चाहिए, वरना समस्या ऐसी उलझ जाएगी ना, लोग बीमार हो के हॉस्पिटल पहुंचेंगे और हॉस्पिटल का कुछ देख रेगी नहीं है। है ना, जब कोरोना आया था तो सबसे पहले समस्या के समाधान ढेर सारे थे। ये वन ऑफ द सोल्यूशन है कि एक सोल्यूशन ये भी है कि पहले हॉस्पिटल को भी हाई अलर्ट किया जाए, फिर पानी को भी हम सही करेंगे। ये सब सोल्यूशंस के पार्ट हैं। ये सब क्या है, सोल्यूशंस के पार्ट है। चलिए नेक्स्ट। लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है और लोगों को उपयोग के लिए ठीक नहीं है। भैया अनाज बांटा, वो अनाज लोगों के लिए ठीक नहीं है ना। द एंटायर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुड बी इमीडिएटली, अरे आ जाएगी भैया, शाम तक आ जाएगी पीएनजी। तुम तो पीछे ही बढ़ गए, घर ले जाओ मुझे अपने उठा के। द एंटायर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉ फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण के लिए दिए गए अनाज संपूर्ण अन्न भंडार से तुरंत वापस, वितरण के लिए दिए गए संपूर्ण अन्न भंडार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। भैया संपूर्ण अन्न भंडार को क्यों ले वापस? कुछ हिस्सों में ही तो गुणवत्ता खराब है, सारे में थोड़ी है। तो संपूर्ण अन्न भंडार को थोड़ी वापस लेना है। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस दे दे और अपना पैसा ले ले। हाँ, उन लोगों को सलाह दे दो कि भैया पैसा पैसा ले जाओ अपना, जो खराब अनाज आपके पास पहुंच गया है, जो खराब अनाज आपके पास पहुंच गया है ना। तेज गति से आ रहे वाहन ने पांच व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी। एक भाई साहब कार वाले ने 5 लोगों को कुचल दिया और भाग गया वहां से। तो लोगों ने जमगढ़ लगा दिया, हाईवे जाम कर दिया, लोगों ने पकड़ के लाओ, हमें नहीं पता उसको। तो द पुलिस शुड फायर टीयर गैस शेल्स टू डिसअपियर द क्राउड। भाई साहब भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ने का शुरू कर दे। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दे, नहीं ना। हाँ, the police authority should calm down the sentiments of the crowd and assuring action against the culprit and deploy police personnel to spot। ये बिल्कुल सही है कि लोगों को सहानुभूति दे, चिंता मत करो, उसको पकड़ के लाएंगे हम तुम्हारे सामने बहुत जल्द। एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इस पर इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। भैया मकान गिर गया, 30 लोग मर गए, मकान गिर गया, 30 लोग मर गए, लोग गुस्से में आ गए, छोड़ेंगे नहीं सरकार को। तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनाउंस कंपनसेशन। कंपनसेशन तो अनाउंसमेंट होता ही है, ये एक सोल्यूशन का पार्ट है। जहां कोई भी दुर्घटना घटित होती है सरकार को कंपनसेशन देना पड़ता है।
दूसरा है अथॉरिटी शुड टेक ए स्ट्रेट अथॉरिटी शुड टेक ए एक्शन अगेंस्ट बिल्डर। बिल्कुल भैया, तुरंत बिल्डर को पकड़ के खींच के लाए अथॉरिटी। कहाँ है, इधर आजा बेटा, कौन सा तूने मटेरियल यूज कर दिया, बिल्डिंग गिर गई तेरी। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी मनपसंद कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। भाई साहब 10th तो पास कर ली, अब उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। उन्हें तो डीयू में ही पढ़ना है, उन्हें तो एएमयू में पढ़ना है, उन्हें तो बीएचयू में पढ़ना है और कहीं पढ़ना ही नहीं है। अब हर बच्चे का एडमिशन थोड़ी हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। तो 10th पास आउट हो गए, 10th पास आउट हो गए, लेकिन अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं पास आउट होने वाले। बट वो कॉलेजेस जो पर्टिकुलर एक कॉलेज है उसमें लिमिटेड ही तो स्टूडेंट आ सकते हैं, सारे थोड़ी आ सकते हैं स्टूडेंट। अब वो बच्चे बेचारे बड़े निराश हैं, निराश और हताश, परेशान। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। सरकार बोले यार क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो, तुम अपने कॉलेज में सीट बढ़ा लो ना। ठीक है, कॉलेज में सीट बढ़ा लो, सरकार कह रही है। हाँ जी। दूसरा, चिल्ड्रन आर देयर पेरेंट्स शुड बी काउंसिल्ड फॉर बीइंग फ्लेक्सिबल ऑन द चॉइस ऑफ कॉलेज। सही बात है भैया, बच्चों और उनके माता पिताओं को समझाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, डीयू हो या एएमयू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएचयू या एएमयू हो, है ना, एचपीटीआई हो या फिर एकेजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिंता मत करो, ये भी कॉलेज अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को। सही बात है, उनकी काउंसलिंग करो, उनको फ्लेक्सिबल बनाओ। मॉनसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में अधिक रोगी आने लगे। मॉनसून आ गया, बीमारियां बढ़ गई, आपको पता है मॉनसून आते ही बीमारी बढ़ जाती है। पीएनजी तुरंत अपलोड करा दीजिए कि जी हाँ आप हमारे अंडर में काम कर लो, और जैसे ही क्लास खत्म हो तुम तुरंत पीएनजी अपलोड कर देना। एक प्रोसेस होता है सिस्टम का, है ना, एक सिस्टम का क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं चलती है, समझे बाबू। हाँ जी, आपके कहने से दुनिया नहीं चलती। मानसून का प्रारंभ के साथ हमें कोई मजा थोड़ी आता है लेट पीएनजी अपलोड कराने में, नहीं है, हम तो लेट करेंगे, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, है, हमारा कोई फायदा है क्या जितनी लेट पीएनजी अपलोड कराएं, तो नहीं ना, हमारा तो उल्टा नुकसान है ना। बेटा आप सिर्फ सिंगल स्टूडेंट हो, सिंगल, आपको चिंता है सिर्फ अपनी। हमारे 50 लाख स्टूडेंट हैं जो इस एप्लीकेशन से जुड़े हैं, हमें चिंता उन 50 लाख स्टूडेंट की है, हमारी चिंता तुमसे 50 लाख गुना ज्यादा है। तो ये मत सोचना कि सर हमारी सुन नहीं रहे। जो भी काम हम करते हैं हम अपने लेवल पे उसको बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। तो जो भी काम होता है वो एक हायरार्की होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है, एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। करियर विल पर एट ए टाइम कितनी क्लासेस चलती हैं आपको पता है, 40-50 क्लासेस चलती रहती हैं हर टाइम हर टाइम। स्कूल से लेके आज हम यूपीएससी सेगमेंट तक हैं एक सिंगल एप्लीकेशन में, है, तो मजाक नहीं है ये। कई लाखों बच्चे एट ए टाइम पर सेकंड एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होते हैं हर 24 घंटे, समझ रहे हो। हाँ, वो गलती से 8 दिसंबर का पीएनजी अपलोड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो बढ़िया बात है। किसी को नहीं शो हो रही, किसी को शो हो रही है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं शो हो रही है उसको हो जाएगी शो, परेशान मत हो, उसके लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, मॉनसून के प्रारंभ के साथ बहुत सी बीमारी बढ़ गई है, तुम बीमारी क्या करके मानोगे। नागरिक सिविल अथॉरिटी शुड एजुकेट द पीपल द नीड फॉर ऑब्जर्विंग मिनिमम रिक्वायर्ड हाइजीन। सही बात है, हाइजीन के लिए बोले भैया बीमारियों से बच के रहो, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी है जरूरी है। सिविक अथॉरिटी शुड मेक अरेंजमेंट टू इक्विप द हॉस्पिटल। सही बात है, अरेंजमेंट कर लो भाई साहब। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर उम्र में बच्चों में महंगे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता हो, भाई साहब पहनेंगे तो हम पहनेंगे, अरमानी पहनेंगे तो हम, हैं, वुडलैंड का जूता ही पहनेंगे, नाइकी का शूज ही पहनेंगे, एडिडास का जूता पहनेंगे, वरना पहनेंगे नहीं हम। हाँ क्यों भाई, हम नहीं पहनने सर लखानी का जूता, हम तो पहनेंगे सिर्फ एडिडास। हमें तो चाहिए सर एप्पल वॉच, हमें तो चाहिए एप्पल आईफोन, हमें नहीं चाहिए फोन फोन। आजकल के लोग हैं, बेटा शौक पालो, शौक पालना गलत नहीं है, लेकिन शौक पालो तो अपने पैसे से पालो, ठीक है, उसके लिए पैसा कमाना सीखो, तब पालो शौक, तब उनको पूरा करो। अपने माँ बाप के पैसों पे शौक मत पालना कभी,
ठीक है। हाँ जी। शौक पालना है, अच्छी बात है। शौक पालना अच्छी बात है, महंगे कपड़े पहनना अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। ये आग अपने अंदर रखो कि आप एक दिन एप्पल एप्पल का फोन खरीदो सबसे महंगा, है ये आग आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। जब तक ये आग ही नहीं होगी तो जीवन में क्या करोगे आप? अगर आप अपने जीवन से सेटिस्फाई हो गए कि सर मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे नहीं जरूरत किसी भी चीज की, है, मैं तो सर दो रोटी खाऊंगा, दाल खाऊंगा और अपना जीवन गुजारा करूंगा, और तुम ये सोचोगे तो तुम जीवन में बस वो दो रोटी और दाल वाला ही काम करोगे अपने लिए हमेशा। आदमी तब करता है एक्स्ट्रा एफर्ट जब उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में। तो शौक पालो, अपने पैसे से पालो, माँ बाप के पैसे से नहीं। तो कोर्स ऑफ एक्शन, कॉलेज शुड इंट्रोड्यूस अ ड्रेस कोड। कॉलेज ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे उनके शौक थोड़ी खत्म हो जाएंगे। कॉलेज ड्रेस कोड लगा देगा तो क्या उनकी सोच बदल जाएगी बच्चों की? उनको तो लेना है एप्पल का आईफोन, बनानी है उनको वीडियो और इंस्टाग्राम की रील बनानी है उनको तो, है। उन्हें तो इंस्टाग्राम की रील बनानी है, पतली कमरिया तेरी, है। चिल्ड्रन शुड बी काउंसिल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनी अदर थिंग्स। सही बात है ना। चिल्ड्रंस को काउंसलिंग देनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई साहब अभी नहीं है तुम्हारी उम्र, अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। डिफरेंस अबाउट कैट वर्सेस एसएससी सीजीएल एग्जाम लेवल। थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो, एक हाथ में सीजीएल का पेपर लो, एक हाथ में कैट का पेपर लो, दोनों पेपर को देखो, दोनों का नोटिफिकेशन देखो, दोनों के सिलेबस में अंतर देखो, है। तब आपको समझ आएगा कि हर चीज टीचर ही बता दे आपको। नोटिफिकेशन पढ़ा है आज तक आपने कैट का और सीजीएल का? आपने कभी क्वेश्चन देखे हैं कैट के और सीजीएल के? सिलेबस देखा है कभी कैट और सीजीएल का? अगर हम सिर्फ रीजनिंग की बात करें तो जो हम रीजनिंग स्पेशल बैच में पढ़ाते हैं उसमें 70-80% रीजनिंग कैट लेवल को कवर कर देती है, लेकिन कैट लेवल में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ क्वेश्चंस है बस, वो 10-20% पार्ट है। अभी आपको सर आज सर आप आज का दिन नोटिफिकेशन पढ़ा आज तक आपने? हैं? क्या कहना चाह रहे हो तुम? चलो, कहानी खत्म हो चुकी है। अब हमारी जो मुलाकात होगी आपसे, सीधा मंडे को मुलाकात होगी। नया दिन, नई शुरुआत, नई टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर। इसकी इसमें बस इतना ही काफी है। ठीक है। गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।